Hello everyone, this is Pooja Rawat and today we will read our class 8 history lesson 7 weavers, iron smelters and factory owners. In this chapter we will read about weavers of India and how they worked in 18th and 19th century, and we will also read about iron smelters and factory owners of India and how their works and how their factory works in 18th, 19th and 17th century. First of all, in figure 1 you can see that there are lots of trading ships, and in these trading ships on the port of Surat in the 17th century, and this is the port of Surat in Gujarat, and Surat in Gujarat on the west coast of India was one of the most important port of the Indian Ocean trade. सूरत जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है तट है, इम्पोर्टेंट पोर्ट है इंडियन ओशियन का ट्रेडिंग के तौर पे इन प्रेजेंट एंड इन पास्ट ऑल्सो. Dutch and English trading ships began using the port from the early 17th century, but its importance declined in the 18th century. 17th century से यहाँ से ट्रेडिंग शुरू हो गया था. डचेज़ और इंग्लिश यहाँ पे आके ट्रेडिंग करते थे, बट इसकी इम्पोर्टेंस सामने आई 18th सेंचुरी में कि यही वो तट था, वही वो कोस्ट था जहाँ से पूरे इंडिया में ट्रेडिंग चलती थी. This chapter tells the story of the crafts and industry of India during British rule by focusing on two industries, namely textile and iron and steel. स्टूडेंट्स आप इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, मेनली इस वीडियो में इस चैप्टर के थ्रू आप यही सीखेंगे कि इन दिस चैप्टर यू विल अंडरस्टैंड दैट कि इंडिया में ब्रिटिश रूल के अंडर जो इंडियन टेक्सटाइल या इंडियन इंडस्ट्रीज़ थी, आयरन इंडस्ट्रीज़, वो कैसे वर्क करती थी और उनकी क्या कंडीशन थी उस टाइम जो वर्कर्स थे. बोथ दीज इंडस्ट्रीज़ वर क्रूशियल फॉर द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इन द मॉडर्न वर्ल्ड. तो टेक्सटाइल और आयरन इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री एंड आयरन इंडस्ट्री, ये दोनों जो है वो मॉडर्नाइजेशन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रीज़ हैं, एंड इनका रोल जो है किसी भी कंट्री के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है. मैकेनाइज्ड प्रोडक्शन ऑफ कॉटन टेक्सटाइल मेड ब्रिटेन द फॉरमोस्ट इंडस्ट्रियल नेशन इन द 19th सेंचुरी. कॉटन टेक्सटाइल बनाना जो है इंडिया में इट वॉज बाई हैंड सब काम होता था. थ्रेड बनाना, कॉटन को फार्म से लेके आना, उसको साफ़ करना, उससे थ्रेड बनाना, ये सब हाथों का काम होता था. बट जब मैकेनाइज्ड हुआ ये प्रोडक्शन पूरा का पूरा, यानी मशीन्स के थ्रू सब काम होने लग गया, फार्मिंग, थ्रेड मेकिंग एंड सब काम हाथों के बजाय मशीन से होने लग गया, तो इंडिया में और ब्रिटेन में जो है इसकी बहुत ज़्यादा एक इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हो गया. एंड व्हेन इट्स आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री स्टार्टेड ग्रोइंग फ्रॉम द 1850s, ब्रिटेन केम टू बी नोन एज द वर्कशॉप ऑफ द वर्ल्ड. और फिर उसके बाद इन सब मैकेनाइज्ड प्रोडक्शन के थ्रू जो है इन ब्रिटेन को वर्कशॉप ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जाना जाने लगा. द इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ ब्रिटेन हैड अ क्लोज कनेक्शन विद द कंक्वेस्ट and colonization of India. You have seen how the English East India Company's interest in trade led to occupation of territory, and how the pattern of trade changed over the decades. In the late 18th century, the company was buying goods in India and exporting them to England and Europe, making profit through this sale. अदर जो कंट्रीज़ जो थी वो 18th सेंचुरी में इंडिया में आते थे, इंग्लिश, डचेज़ या यूरोपियंस, और यहाँ से वो थिंग्स या जो सामान, गुड्स जो होते थे उनको बाय करते थे, एंड देन दे सेल देम इन देयर कंट्री एंड मेकिंग प्रॉफिट थ्रू दिस सेल. एंड विद द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, ब्रिटिश इंडस्ट्रीज बिगेन टू सी इंडिया एज अ वास्ट मार्केट ऑफ देयर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, एंड ओवर टाइम मैन्युफैक्चर्स गुड फ्रॉम ब्रिटेन बिगेन फ्लडिंग इंडिया. उसके बाद जब स्टार्टिंग में वो यहाँ से सामान ले जाके, यहाँ से गुड्स को ले जाके अपनी कंट्री में प्रोडक्शन कराते थे और वहाँ पे उसको बेचते थे, बट धीरे धीरे उन्होंने अपनी कंट्री से सामान लाके यहाँ पे सेल करना स्टार्ट कर दिया. एंड हाउ डिड दिस इफेक्ट इंडियन क्राफ्ट्स एंड इंडस्ट्रीज? दिस इज़ द क्वेश्चन वी विल एक्सप्लोर इन दिस चैप्टर. ओके स्टूडेंट, बेसिकली इन दिस चैप्टर यू विल रीड दैट कि जब इंडिया में अदर कंट्रीज़ के गुड्स आने स्टार्ट हुए और फिर उनके जो थिंग्स, उनके गुड्स की जो सेल और डिमांड इंडिया में बढ़ी, तो जो इंडिया के जो वीवर्स थे, इंडिया के जो आयरन स्मेल्टर्स थे, फैक्ट्री ओनर्स थे, उनकी कंडीशन क्या हुई? नेचुरल है कि अगर हम लोग
अदर कंट्रीज़ का सामान ज़्यादा खरीदेंगे और अपनी कंट्री के मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स को कम खरीदेंगे तो नेचुरली कि इंडिया के जो व्यूवर्स होंगे उनकी कंडीशन ख़राब होगी। तो बेसिकली इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे। फर्स्ट टॉपिक है हमारा इंडियन टेक्सटाइल एंड द वर्ल्ड मार्केट। सबसे पहले इन 1750 में व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल इन वर्ल्ड मार्केट। लेट अस फर्स्ट लुक एट टेक्सटाइल प्रोडक्शन। See in figure 2 you can see that there is a beautiful picture. This is a picture which is we call that this is a pattern of drawing and it is called patola waves, and this was very famous in 17th and 18th century in cotton textile. And patola waves mid 19th century में बहुत famous था. Patola was woven in Surat, Ahmedabad and Patna, highly valued in Indonesia, and it become part of local weaving tradition there. So ये जो पैटर्न था वो पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड में बहुत फेमस था और लोग इसको बहुत अच्छा और इसको बहुत ही ज़्यादा इसको फेमस हुआ था, बहुत ही ज़्यादा अच्छा इसको रिजल्ट मिलता था। लेट अस फर्स्ट लुक एट टेक्सटाइल प्रोडक्शन। Around 1750, before the British conquered Bengal, India was by far the world's largest producer of cotton textile. Indian textile had long been renowned both for their fine quality and exquisite craftsmanship. पहले जो है इंडियन की जो क्लोथ्स और जो इसकी जो पेंटिंग जो ड्राइंग जो होती थी क्लोथ्स पे उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा थी, बिकॉज इसकी क्राफ्टमैनशिप मीन्स उसका जो वर्क था, ब्यूटीफुल वर्क, फ्लोरल वर्क, वो बहुत ही फेमस था। एंड सेकंड जो कॉटन की क्वालिटी होती थी वो बहुत ही अच्छी होती थी। एंड दे वर एक्सटेंसिवली ट्रेडेड इन साउथ ईस्ट एशिया, जावा, सुमात्रा एंड पेनांग, एंड वेस्ट एंड सेंट्रल एशिया। From the 16th century, European trading companies began buying Indian textile for sale in Europe, and memory of these flourishing trade and the craftsmanship of Indian weaver is preserved in many words still current in English and other languages. उस टाइम जो प्रोडक्शन होता था उसमें जो बेसिकली ये इंडिया से ही आए हैं ये चीज़ें, ये क्लोथ, कॉटन। सो इनके जो वर्ड्स जो यूज़ होते हैं अभी भी इंग्लिश डिक्शनरी में और वर्ल्ड्स की अदर डिक्शनरी में एज इट इज़ यूज़ होते हैं। सो दिस फ्लोरिशिंग ट्रेड एंड द क्राफ्टमैनशिप ऑफ इंडियन वीवर्स इज़ प्रिजर्व्ड इन मैनी वर्ड्स स्टिल करेंट इन इंग्लिश एंड अदर लैंग्वेज, एंड इट इज़ इंटरेस्टिंग टू ट्रेस द ओरिजिन ऑफ सच वर्ड्स एंड सी व्हाट दे टेल अस। अब हम इसी के बारे में पता करेंगे, ढूंढेंगे इस चैप्टर में कि वो कौन से वर्ड्स हैं जो अभी भी इंग्लिश डिक्शनरी में और अदर वर्ड्स में एज इट इज़ यूज़ होते हैं और अभी भी जिनका ट्रेडिंग चलती है। सो वर्ड्स टेल्स अस हिस्ट्रीज। ये वर्ड्स जो हैं ये भी हमें हिस्ट्री बताते हैं। हाउ वी विल रीड इट। European traders first encountered fine cotton cloth from Indian carried by Arab merchants in Mosul in present day Iraq. तो सबसे पहले इंडिया में ही सबको अदर जो ट्रेडर्स आते थे उनको बेस्ट क्वालिटी का कॉटन यहीं से मिलता था। सो दे बिगिन रेफरिंग टू ऑल फाइनली वुवन टेक्सटाइल एज मसलिन। तो हर उस वुवन टेक्सटाइल को जो बहुत ही अच्छे से बना होता था उसको वो मसलिन कहते थे। अ वर्ड दैट एक्वायर्ड वाइड करेंसी, जिससे इन लोगों ने बहुत ही पैसा कमाया मसलिन के क्लोथ से। एंड व्हेन द पुर्तगालीज फर्स्ट केम टू इंडिया इन सर्च ऑफ स्पाइसेस, they landed in Calicut on the Kerala coast in southeast India. The cotton textile which they took back to Europe along with the spices came to be called calico, derived from Calicut, and subsequently calico became the general name for all cotton textile. जब पुर्तगालीज इंडिया में आए तो वो लोग साउथ वेस्ट इंडिया में उन्होंने कैलिकट कट पे जो है केरला के कैलिकट कोस्ट पे वहाँ पे उन्होंने अपनी शिप्स को रोका और वहाँ वो स्पाइसेस के लिए आए थे। जनरली स्पाइसेस के लिए आए थे। इंडिया में स्पाइसेस की भी ट्रेडिंग बहुत अच्छी होती थी और उन्होंने जब वहाँ देखा कि देयर पीपल आर सेलिंग द बेस्ट क्वालिटी ऑफ कॉटन एंड वो उसको अपने साथ वापस लेके गए। एंड फिर उनको ये जो कॉटन था वो उन्हें कैलिकट कोस्ट पे मिला। सो उन्होंने उसका नाम कैलिको रखा। सो कॉटन का नाम ही उन्होंने कैलिको रख दिया। There are many other words which point to the popularity of Indian textile in Western market. In figure 3 you can see a page of an order book that the English East India Company sent to its representative. This is the figure 3. ये पेज है जिसमें कि ये एक
जो डिमांड बुक का पेज है कि हमें इतना कॉटन क्लोथ्स इंडिया से चाहिए, ये उसकी रिसिप्ट है. So you can see that कि how India was famous for the cotton, and East India Company sent to the representative in Calicut in 1730. The order that year was 5,89,000 pieces of cloth. उन्होंने मंगाए थे, उस फिगर 3 में इसी के है. एंड ब्राउजिंग थ्रू द ऑर्डर बुक यू वुड हैव सीन अ लिस्ट ऑफ 98 वेराइटीज़ ऑफ क्लॉथ, cotton and silk clothes. These were known as their common name in the European trade as piece goods, usually woven clothes piece that were 20 yards long and 1 yard wide. This is the figure 3 जिसके बारे में हमने अभी पढ़ा था. A page from an order book of the East India Company. This is the order of cotton. Notice how each item in the order book was carefully priced in London. These orders had to be placed 2 years in advance because this was the time required to send order to India, set the specific clothes woven and shipped to Britain. Once the cloth piece arrived in London, they were put up to auction and sold. Now, look at the name of different variety of clothes. अलग अलग क्लोथ्स की वैरायटी जाती थी इंडिया से. Amongst the piece ordered in bulk were printed cotton clothes called chint. Chint कहते थे, कोशिश और खासा, and bandana. Do you know where the English term chintz came from? Chintz जो है वो कहाँ से आया? Chint. It is derived from the Hindi word chint. छींट के कपड़े से आया है ये. A clothes with small and colorful flory design. From the 1680s, there started a craze for printed Indian cotton textile in England and Europe, mainly for their exquisite floral design and fine texture and relative cheapness. Rich people of England, including the Queen herself, wore clothes of Indian fabric. Similarly, the word bandana now refers to any brilliantly colored and printed scarf for the neck and head. Originally, the term derived from the word bandana. You can see that the word bandana and chint, these are the Indian words, and now they are the part of English dictionary also. Figure 4 you can see that Jamdani waves, early 20th century में ये Jamdani waves हैं. And Jamdani is the fine muslin on which decorative motifs are woven on the loom, typically in grey and white. Often a mixture of cotton and gold thread was used, as in the cloth in the picture. The most important centers of Jamdani weaving were Dhaka in Bengal and Lucknow in the United Province. Figure 5 printed design of fine clothes chint. ये दिस इज़ द चिंत, इसको हम चिंट बोलते हैं. ये बेसिकली स्कार्फ है जो कि हम लोग यूज़ करते हैं अभी भी इंडिया में इन विंटर में सर पे बांधने के लिए. एंड दिस इज़ द काइंड ऑफ स्कार्फ. एंड दिस इज़ मुसल्लीपट्टना आंध्र प्रदेश इन मिड 19th century में वहाँ की पिक्चर है ये. दिस इज़ द फाइन एग्जाम्पल ऑफ द टाइप ऑफ चिंट प्रोड्यूस्ड फॉर द एक्सपोर्ट इन ईरान एंड यूरोप. बंदाना हिंदी फॉर टाइपिंग, बंदाना बांधना. बांधना मीन्स ये पेंटिंग जो होती है वो कुछ बांध के करी जाती है, वो एक अलग टाइप का होता है. ये तो चिंत है. बंदाना अलग टाइप की होती है क्लोथ्स, जैसे कि ये फिगर 6 है, ये बंदाना डिज़ाइन है. बंदाना डिज़ाइन इन अर्ली 20th century. नोटिस द लाइन दैट रन्स थ्रू द मिडल. डिड यू नो वाई इज़ द ओढ़नी to tie and dye silk piece and seamed together with gold thread embroidery, and bandana pattern were मोस्टली प्रोड्यूस इन राजस्थान एंड गुजरात. बंदाना इसमें कॉटन के टेक्सटाइल पे, कॉटन के क्लोथ्स पे जो है उसको थ्रेड से बांध के फिर कलर में डिप करके ये डिज़ाइनिंग बनाई जाती है. दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड बंदाना, क्योंकि इसे बांध के करा जाता है. सो दिस बंदाना एंड दिस चिंट एंड दिस कैलिको, जमदानी, दे आर द इंडियन वर्ड्स which derive from India. And Indian textile in Europe market. Now we will read about the condition of Indian textile in Europe market. By the early 18th century, worried by the popularity of Indian textile, wool and silk makers in England began protesting against the import of Indian cotton textile in 1720. The British government enacted the legislation
banning the use of printed cotton textile chintz in England. Interestingly, this act was known as the Calico Act. Because Indian textile was becoming very famous in Europe and other parts of the world also. So in the early 18th century, the people were very worried about the popularity of Indian textile, and wool and silk maker also very worried. So they wanted a new rule and a new act to stop the popularity of Indian textile in their country. So they want to stop the import of the Indian textile in their country. So in 1720, the British government enacted a legislation banning the use of printed cotton textile. चिंट जो है वो बहुत फेमस हो रहा था, तो उन्होंने उसे बैन कर दिया क्योंकि इससे उनकी इकोनॉमिक कंडीशन ख़राब हो रही थी इंग्लैंड में. सो इंटरेस्टिंगली दिस एक्ट वाज नोन एज द कैलिको एक्ट. सो जो कॉटन जो है, जो चिंट कॉटन जो वहाँ बैन किया गया, उसको कैलिको एक्ट कहा गया. At this time, textile industries had just begun to develop in India. Unable to compete with Indian textile, English producers wanted a secure market within the country by preventing the entry of Indian textile. The first to grow under government protection was the calico printing industry. Indian design were now imitated and printed in England on white muslin or plain unbleached Indian clothes. Competition with Indian textile also led to the surge of technology. After banning the Indian textile in their country, but the demand was increasing, so they decided to make the same quality of cotton and same quality of design इन देयर कंट्री ऑल्सो. उन्होंने डिसाइड किया कि हम खुद ही बनाएंगे अपनी कंट्री में वैसा क्लोथ इंडिया से लेने की बजाय. और एट द टाइम टेक्सटाइल इंडस्ट्री हैड जस्ट बिगेन टू डेवलप इन इंग्लैंड एंड इनेबल टू कम्पीट विद इंडियन टेक्सटाइल. और इंग्लिश प्रोड्यूसर वांटेड टू सिक्योर मार्केट विद इन द कंट्री बाय प्रिवेंटिंग द एंट्री ऑफ इंडियन टेक्सटाइल. एंड द फर्स्ट टू ग्रो अंडर गवर्नमेंट प्रोटेक्शन वॉज द कैलिको प्रिंटिंग इंडस्ट्री. इंडियन डिज़ाइन वर नाउ इमिटेटेड एंड प्रिंटेड इन इंग्लैंड ऑन वाइट मसलिन एंड प्लेन अनब्लीच्ड कॉटन क्लॉथ. और कंपटीशन यही नहीं रुका. कंपटीशन विद इंडियन टेक्सटाइल ऑल्सो लेड टू अ सर्च फॉर टेक्नोलॉजी इनोवेशन इन इंग्लैंड. इन 1764 द स्पिनिंग जेनी जो है मशीन होती है, मशीन बाय विच अ सिंगल वर्कर कुड ऑपरेट सेवरल स्पिनलेस ऑन विच थ्रेड वॉज स्पन व्हेन द व्हील वॉज टर्न ऑल द स्पिनलेस रोटेटेड. एंड स्पिन जेनी के थ्रू उन लोगों ने जो था एक इंसान का काम या दो इंसानों के काम मशीन कर लेती थी. वॉज इन्वेंटेड बाय जॉन के which increased the productivity and traditional spindles. And invention of the steam engine by Richard Arkwright in 1786 evolution cotton textile weaving, and cloth could now be woven in immense quantity and cheaply too. अब जो है जो कपड़े जो पहले महंगे होते थे, अब वो उनकी प्राइस बहुत कम हो गई क्योंकि मशीन्स के थ्रू तो बहुत जल्दी और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बन के तैयार हो जाते थे. सो हावेवर इंडियन टेक्सटाइल कंटिन्यू टू डोमिनेट वर्ल्ड. अब इंडियन टेक्सटाइल कैसे वर्ल्ड को डोमिनेट करेगा, क्योंकि अब मशीन्स तो इंडिया में नहीं थे. इंडिया में काम हाथों से हो रहा था, बट अदर वर्ल्ड में ये काम मशीन से हो रहा था. और अब जो है उन चीज़ों की प्राइस जो है वो बहुत कम हो गई थी. एंड ट्रेडर टिल द एंड ऑफ द 8th century यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज द डचेस, द फ्रेंच एंड द इंग्लिश मेड enormous profit out of the flourishing trade. These companies purchased cotton and silk textile in India by importing silver. But as you know, when the English East India Company gained political power in Bengal, it no longer had to import precious metal to buy Indian goods. Instead, they collected revenue from peasant and zamindars in India and used this revenue for buy Indian textile. पहले जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आते थे ट्रेडिंग के लिए, वो लोग अपना गोल्ड, अपनी सिल्वर के जो कॉइन्स होते थे उनके थ्रू जो है वो यहाँ से गुड्स खरीद के अपनी कंट्री में सेल करते थे. बट जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कलकत्ता पे या फिर कोलकाता पे या बंगाल पे रूल करना स्टार्ट कर दिया, तो अब उनको अपना गोल्ड या अपना सिल्वर यहाँ यूज़ करने की ज़रूरत नहीं थी. वो लोग यहीं के लोगों से टैक्स लेकर और उसी टैक्स के पैसे से यहाँ के टेक्सटाइल को ख़रीद कर अपनी कंट्री में बेचकर और उससे काफ़ी प्रॉफिट कमाते थे. इन फिगर 7, दिस इज़ द फिगर 7, यू कैन
this is the figure 7, and you can see that a sea view of the Dutch's settlement in Cochin 17th century. As European trader expanded, trading settlements were established at various ports. The Dutch settlement of Cochin came to in the 19th century. Notice the fortification around the settlement.